क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाह एडोल्फ हिटलर और भारत के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच एक ऐसा गुप्त समझौता हुआ था जिसने अनजाने में ही आज के इजराइल और ईरान की किस्मत लिख दी थी। क्यों आज ईरान और इजराइल एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? और इसमें हिटलर का वो आर्यन वाला कनेक्शन क्या है जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं गहरा दफन कर दिया गया? क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि जिस वक्त दुनिया का सबसे खूंखार इंसान एडोल्फ हिटलर यहूदियों का नामो निशान मिटाने पर तुला था, ठीक उसी वक्त भारत का एक शेर नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसी हिटलर की आंखों में आंखें डालकर भारत की आजादी का सौदा कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कांपती थी, लेकिन इस शेर के बनने की कहानी शुरू होती है कटक के एक मध्यम वर्गीय परिवार से। बचपन से ही सुभाष के अंदर स्वाभिमान और देश प्रेम की वो ज्वाला थी जो उन्हें आम लड़कों से अलग बनाती थी। उनके पिता जानकीनाथ बोस चाहते थे कि बेटा साहब बने। सुभाष लंदन गए और दुनिया के सबसे कठिन इम्तिहान आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस को चौथी रैंक के साथ टॉप किया। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने एक और गुलाम तैयार कर लिया है, पर उन्हें नहीं पता था कि यह नौजवान कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश राज की कुर्सियां हिलाने के लिए पैदा हुआ है। 1921 में इस्तीफा देकर जब सुभाष भारत लौटे तो उन्होंने सीधे महात्मा गांधी से मुलाकात की, लेकिन यहीं से विचारधाराओं का टकराव शुरू हुआ। जहां गांधी जी का रास्ता अहिंसा और सत्याग्रह का था, वहीं सुभाष का मानना था कि अन्याय के खिलाफ चुप रहना सबसे बड़ा पाप है। उनकी लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि वे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार बातों से नहीं मानने वाली तो उन्होंने अपना रास्ता खुद चुनने का फैसला किया। अंग्रेजों ने उन्हें खतरनाक घोषित कर दिया और साल 1940 में कोलकाता के उनके ही घर एल्गिन रोड पर उन्हें नजरबंद हाउस अरेस्ट कर दिया गया। 17 जनवरी 1941 की वो ऐतिहासिक रात। अंग्रेजों को लगा कि सुभाष उनके घेरे में कैद हैं, लेकिन घर के अंदर एक बड़ी योजना बन चुकी थी। नेताजी ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी और एक पठानी सूट पहनकर जियाउद्दीन का भेष धारण कर लिया था। अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ वे आधी रात को घर के पिछले दरवाजे से निकले। कोलकाता से धनबाद तक का वो सफर, जहां हर मोड़ पर ब्रिटिश खुफिया विभाग के जासूस तैनात थे, लेकिन नेताजी की चतुराई के आगे अंग्रेज फेल थे। उन्होंने धनबाद से ट्रेन पकड़ी और दिल्ली होते हुए पेशावर पहुंच गए। पेशावर से अफगानिस्तान का रास्ता और भी खतरनाक था। नेताजी ने खुद को एक गूंगे बहरे पठान के रूप में पेश किया ताकि कोई उनकी जुबान से उन्हें पहचान न सके। बर्फीली पहाड़ियां, करकराती ठंड और पीछे लगी ब्रिटिश पुलिस। लेकिन नेताजी का लक्ष्य साफ था, उन्हें रूस होते हुए जर्मनी पहुंचना था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भारत को आजाद कराना है तो दुनिया की ताकतों को आपस में लड़ाना होगा। वे काबुल पहुंचे और वहां से इतालवी पासपोर्ट पर मॉस्को होते हुए बर्लिन की ओर रवाना हुए। जब नेताजी बर्लिन पहुंचे तो पूरी दुनिया के खुफिया तंत्रों में हड़कंप मच गया। एक कैदी जिसे ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी कैद में रखा था, वो 7 समंदर पार हिटलर के गढ़ में खड़ा था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल खेला जा रहा था, जिसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। साल 1935, जब दुनिया आज के ईरान को पर्सिया के नाम से जानती थी। हिटलर का एक ही जुनून था, आर्यन सुप्रीमेसी। उसका मानना था कि दुनिया पर राज करने का हक सिर्फ शुद्ध आर्यों को है। इसी विचारधारा का फायदा उठाने के लिए नाजी प्रोपेगेंडा मंत्री जोसेफ गोएबल्स ने एक जाल बुना। उन्होंने ईरान के शाह को यकीन दिलाया कि ईरानी और जर्मन एक ही पूर्वजों की संतान हैं, और इसी नस्लीय गर्व के नशे में 21 मार्च 1935 को रजा शाह ने दुनिया के सामने ऐलान किया, आज से इस देश को पर्सिया नहीं बल्कि ईरान कहा जाएगा। दोस्तों, ईरान का असली मतलब है आर्यों की भूमि। यह सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था,
यह हिटलर के साथ एक खून का रिश्ता जोड़ने की एक ऐसी सोची समझी साजिश थी जिसने भविष्य में इजराइल के लिए सबसे बड़े दुश्मन की नींव रख दी। 29 मई 1942 का वो ऐतिहासिक दिन, जब नेताजी एडोल्फ हिटलर से मिलने पहुंचे तो कमरे में भारी सन्नाटा था। हिटलर, जो किसी भी गैर यूरोपीय नेता से मिलना पसंद नहीं करता था, वो नेताजी के अदम्य साहस का कायल हो चुका था। जैसा कि किस्सों में मशहूर है, हिटलर ने अपनी परीक्षा लेने के लिए अपने बहरूपियों को भेजा, लेकिन नेताजी ने उन्हें पल भर में पहचान लिया। जब असली हिटलर सामने आया तो नेताजी ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नमस्ते हिटलर, मैं आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था। हिटलर दंग रह गया। उसने पूछा, आपने मुझे पहचाना कैसे? नेताजी का जवाब था, बहरूपिये पीठ पर हाथ नहीं रखते, सिर्फ कायर ऐसा करते हैं। हिटलर ने नेताजी को नेताजी कहकर पुकारा और भारत की आजादी के लिए मदद का वादा किया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेच था। हिटलर चाहता था कि नेताजी उसकी आर्यन विचारधारा का हिस्सा बने। वो चाहता था कि नेताजी ये स्वीकार करे कि जर्मन और भारतीय उच्च नस्ल के हैं और उन्हें मिलकर दुनिया पर राज करना चाहिए। लेकिन नेताजी एक विजनरी थे। उन्होंने हिटलर की इस नस्ली राजनीति से दूरी बनाए रखी। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि उन्हें जर्मनी की इनर पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ भारत की आजादी के लिए सेना चाहिए। हिटलर ने सम्मान के तौर पर 4000 भारतीय युद्धबंदियों को रिहा कर दिया, जिनसे लीजन फ्री इंडिया बनी। लेकिन इसी मुलाकात के साए में एक और खौफनाक मंजर आकार ले रहा था। हिटलर जहां एक तरफ नेताजी से आर्यन होने की बातें कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो गैर आर्यन यहूदियों का नामो निशान मिटाने के लिए फाइनल सॉल्यूशन तैयार कर रहा था। क्या नेताजी को अंदाजा था कि हिटलर की ये नफरत अनजाने में एक ऐसे देश को जन्म देने वाली है जो भविष्य में मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर बिठा देगा? क्या इजराइल का जन्म वाकई एक मसीहा की कहानी है, या फिर ये हिटलर के जुल्मों से उपजा अमेरिका का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम था, जिन्हें वो नीच समझता था यहूदी? लेकिन यहां एक ऐसा जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट है जो आपको दुनिया की किसी भी स्कूल की किताब में नहीं पढ़ाया जाएगा। कड़वा सच ये है कि हिटलर की उस भयानक नफरत ने, जिसे हम हॉलोकॉस्ट कहते हैं, अनजाने में ही इजराइल जैसे देश की नींव रखती थी। 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर्स में तिल तिल कर मार दिया गया। जो बच गए, उनके पास रहने के लिए दुनिया में कोई कोना नहीं बचा था। और ठीक इसी वक्त पर्दे के पीछे से एंट्री हुई अमेरिका और ब्रिटेन की। इन महाशक्तियों ने यहूदियों के इस असहनीय दर्द को अपनी सबसे बड़ी पॉलिटिकल चाल में बदल दिया। उन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसा इमोशनल नैरेटिव पेश किया कि यहूदियों को उनका अपना एक घर मिलना ही चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि वो घर अरबों की पुश्तैनी जमीन फिलिस्तीन पर ही क्यों? क्या ये सिर्फ यहूदियों के प्रति हमदर्दी थी? बिल्कुल नहीं। अमेरिका को मिडिल ईस्ट के विशाल तेल के कुओं और स्वेज नहर जैसे सामरिक रास्तों पर कब्जा करने के लिए एक ऐसा वफादार दोस्त चाहिए था जो वहां की मुस्लिम ताकतों को काबू में रख सके। यानी इजराइल का जन्म हिटलर के महापाप का वो परिणाम था जिसे अमेरिका ने अपने निजी स्वार्थ के लिए भुनाया। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक ऐसा अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गया था जो कभी डूब नहीं सकता था, और इसी साजिश ने एक ऐसी आग लगा दी जो आज 80 साल बाद भी ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों के रूप में बरस रही है। लेकिन क्या नेताजी को इस आने वाली तबाही का अंदाजा था? बर्लिन में रहते हुए नेताजी ने करीब से देखा था कि कैसे शक्तियां बदल रही हैं। नेताजी कभी भी हिटलर की नस्लीय नफरत के समर्थक नहीं थे। उन्होंने हिटलर से सिर्फ इसलिए हाथ मिलाया था क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन वो जानते थे कि अगर ब्रिटेन और अमेरिका इस जंग को जीतते हैं तो वे दुनिया को अपने हिसाब से बांटेंगे
नेताजी ने 1944 में ही चेतावनी दी थी कि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, लेकिन वे जाते जाते दुनिया में ऐसे जख्म छोड़ जाएंगे जो सदियों तक नहीं भरेंगे। आज जब हम गाजा की गलियों में धमाके सुनते हैं तो नेताजी की वो दूरंदेशी सच साबित होती दिखती है। हिटलर ने यहूदियों को मारा ताकि वे जर्मनी से खत्म हो जाएं, लेकिन उसी नफरत ने यहूदियों को संगठित किया और इजराइल की सेना को जन्म दिया। और इजराइल का वही जन्म आज ईरान के लिए सबसे बड़ा कांटा बन गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब 1945 में हिटलर का पतन हुआ तो नेताजी कहां गए? 18 अगस्त 1945 दुनिया ने सुना कि भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी एक विमान हादसे में मारा गया। लेकिन क्या यह सच था, या फिर यह दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का एक ऐसा मास्टर प्लान था जिसे खुद नेताजी ने बुना था? लेकिन इस रहस्य से पर्दा उठाने से पहले हमें उस आजाद हिंद खजाने की बात करनी होगी जिसे लेकर आज भी खुफिया एजेंसियां खामोश हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक सेनापति नहीं, बल्कि एक साम्राज्य के निर्माता थे। उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार बनाई थी, जिसकी अपनी मुद्रा, अपना बैंक और अपनी अदालत थी। दुनिया भर में फैले भारतीयों ने अपनी पूरी जमा पूंजी नेताजी के चरणों में रख दी थी। कहा जाता है कि 1945 में नेताजी के पास आजाद हिंद फौज का करीब 80 किलो सोना और करोड़ों रुपयों का खजाना था। लेकिन जब 18 अगस्त को वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो वो खजाना कहां गया? क्या वो सोना हिटलर के उन गुप्त सेफ हाउस में पहुंचाया गया था जिन्हें इजराइल और ईरान के खिलाफ आने वाले जंग के लिए सुरक्षित रखा गया था? या फिर ये सोना उन ताकतों के हाथ लगा जो आज दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रही हैं? ताइहोकू हवाई अड्डे की उस दुर्घटना में कई विरोधाभास हैं। चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने नेताजी को बुरी तरह जलते हुए देखा, लेकिन कोई भी अस्पताल का रिकॉर्ड या उनकी मृत्यु का पुख्ता प्रमाण आज तक दुनिया के सामने नहीं आया। ब्रिटिश इंटेलिजेंस और अमेरिकी CIA की फाइलों के मुताबिक नेताजी उस वक्त रूस की सीमा की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें पता था कि जापान सरेंडर कर रहा है और अब उन्हें एक नए साथी की जरूरत है। क्या नेताजी ने स्टालिन के रूस में शरण ली थी, या फिर वे हिटलर के उन पुराने संपर्कों का इस्तेमाल कर रहे थे जो जर्मनी के पतन के बाद भी जिंदा थे? यहां एक और खौफनाक थ्योरी सामने आती है। क्या आजाद भारत की पहली सरकार नेताजी को वापस लाना चाहती थी, या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और युद्ध अपराधी घोषित किए जाने के डर से उन्हें गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया गया? जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने सत्ता उन लोगों को सौंपी जिनके साथ उनके वैचारिक मतभेद कम थे। लेकिन नेताजी एक खतरा थे। वे एक ऐसा सूरज थे जिसके सामने बाकी सब धुंधले पड़ जाते। इसी वजह से उनकी मौत का रहस्य सुलझाने के बजाय उसे और उलझा दिया गया। शाहनवाज कमेटी से लेकर खोसला कमीशन तक सबने वही कहा जो सरकार सुनना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। अगर नेताजी 1945 में नहीं मरे तो वे कहां गए? 1945 के विमान हादसे के करीब 30 साल बाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की गलियों में एक रहस्यमयी सन्यासी रहने आया, जिसे लोग गुमनामी बाबा या भगवान जी कहते थे। यह सन्यासी कभी किसी के सामने नहीं आता था, लेकिन उनके पास जो सामान मिला उसने पूरी दुनिया के खुफिया तंत्रों की नींद उड़ा दी। उनके पास हिटलर के जर्मनी के नक्शे थे, इजराइल और ईरान के पल पल के युद्ध के समाचारों वाली विदेशी पत्रिकाएं थीं और नेताजी के परिवार की निजी तस्वीरें थीं। क्या यह महज एक इत्तेफाक था, या फिर नेताजी ने सन्यासी का भेष धरकर इस बदलती हुई दुनिया पर अपनी पैनी नजर रखी थी? कहा जाता है कि भगवान जी के पास दुनिया भर की खुफिया जानकारी थी। उन्हें पता था कि इजराइल का जन्म एक ऐसी आग है जो भविष्य में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। आज जब हम ईरान और इजराइल को आमने सामने देखते हैं तो हमें नेताजी का वो ग्लोबल विजन याद आता है। नेताजी कभी भी किसी एक महाशक्ति के गुलाम नहीं रहना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत को अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति बनानी चाहिए। आज भारत जो इजराइल और ईरान दोनों के साथ संतुलन बनाकर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं नेताजी की उसी रियल पॉलिटिक की जीत है कि अपने देश का फायदा
सबसे ऊपर रखो। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और भावनात्मक पहलू है नेताजी की बेटी अनीता बोस। जर्मनी में जन्मी और पली बढ़ी अनीता बोस आज भी अपने पिता की अस्थियों का डीएनए टेस्ट करवाने की मांग कर रही हैं, जो जापान के रेनकोजी मंदिर में रखी हैं। उनका कहना है कि दुनिया को सच जानने का हक है, लेकिन क्या सरकारें इस सच से डरती हैं? क्या डीएनए टेस्ट से यह साबित हो जाएगा कि ताइहोकू में जो मरा वो नेताजी नहीं थे? और अगर वो नेताजी नहीं थे, तो क्या हिटलर और नेताजी के बीच कोई ऐसा सीक्रेट एस्केप प्लान था जिसने उन्हें 1985 तक जिंदा रखा? इतिहास अक्सर उन पन्नों को जला देता है जिनमें सबसे गहरे राज दफन होते हैं। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोई पन्ना नहीं, बल्कि वो पूरी किताब थे जिसने भारत को सोई हुई नींद से जगाया। उन्होंने कहा था, इतिहास में कोई भी परिवर्तन बिना खून बहाए नहीं आया। आज मिडिल ईस्ट जो लहूलुहान है, वो उसी पुराने इतिहास की किश्तें चुका रहा है। हिटलर की वो आर्यन नफरत, इजराइल का रहस्यमयी जन्म और अमेरिका की चालाकी, ये सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो दोस्तों, आज के इस सफर में हमने देखा कि कैसे 1940 के दशक के राज आज भी हमारी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। नेताजी मरे नहीं, वो हर उस हिंदुस्तानी में जिंदा हैं जो अन्याय के आगे झुकना नहीं जानता। क्या आपको लगता है कि अगर नेताजी आज होते तो वो इजराइल और ईरान के इस महायुद्ध को अपनी कूटनीति से रोक पाते? क्या हिटलर वाकई नेताजी का सम्मान करता था, या वो सिर्फ उन्हें मोहरा बना रहा था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।